नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टेक के ट्विंस टावर के बारे में कि इसे कैसे कोलैप्स किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, पूरी फुल डिटेल के साथ आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि न्यूज चैनल पे इंडिया के तो दोस्तों ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये चुटकी बजा के गिर जाएगा, कोई कह रहा है कि इसमें 3500 छिद्दे किए गए हैं, कोई कह रहा है इसमें एक्सप्लोजिव लगाए गए हैं। तो किस तरीके से लगाए गए हैं वो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। बस एक कहा जा रहा है कि इंडिया में नया रिकॉर्ड होगा, 100 मीटर की बिल्डिंग फर्स्ट टाइम एक ब्लास्टिंग के द्वारा कोलैप्स की जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या डिफिकल्टी आएगी और क्या इसमें इंजीनियरिंग यूज की गई है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विस्तार से। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि डी डे क्या है इसका। दैट डे है 28 को 2:30 बजे, 28 अगस्त 2022 2:30 बजे इसे कोलैप्स किया जाएगा बिल्डिंग को। लेकिन क्या दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इसे ब्लास्टिंग से ही नीचे गिराया जा सकता है बिल्डिंग को लुक लाइक दिस? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये सुपर टेक का ट्विंस टावर जो है वो आसपास के टावरों के बहुत ज्यादा नजदीक है। नियरेस्ट जो दूरी बताई जा रही है 10 से 12 मीटर बताई जा रही है, और इन दो टावरों के ट्विंस का मतलब ये है कि डबल। तो यहाँ पे आपको बीच की जो इसकी मतलब डिस्टेंस है वो अराउंड 6 मीटर के करीब है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में गिराया जाए, क्योंकि ये आगे पीछे हुआ तो और बिल्डिंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोस्तों इसे गिराने वाली कंपनी कौन सी है, एक वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसे जो डेमोलेशन कर रही है फर्म वो है एडिफिस इंजीनियरिंग, जो कि मास्टर है इस चीज में। वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने कम एरिया में कोलैप्स करने वाली है। तो मास्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। बात करें दोस्तों, जरूरी नहीं कि इसे ब्लास्टिंग से ही गिराया जा सकता था इस बिल्डिंग को। इसे दो मेथड से, जैसे कि इंजीनियरिंग में नॉर्मली आपने कोई लाइंटर तोड़वाया होगा तो हथौड़े मार के, तो लेकिन दोस्तों एक होता है ब्लास्टिंग, जो कि इस तरीके के ब्लास्टर यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं वो भी, और ब्लास्टर मतलब एक तरीके के ब्लास्टिंग ही क्यों की जाए इस बिल्डिंग के अंदर, वो भी मैं आपको परफेक्ट रीजन बताऊंगा। दूसरी चीज है कि क्रेन लगा के कटर होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो कि कंक्रीट की 8 से 9 से 10 इंच तक की जो स्लैब होती हैं, भीम होती हैं, कॉलम होते हैं, इजिली कट कर देते हैं। तो वहां पे ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा है कि हर एक फ्लोर को फ्लोर वाइज फ्लोर मतलब डिसमेंटल किया जाता है, जो कंक्रीट उसे शिफ्ट किया जाता है। तो इसमें कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या ब्लास्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, तुरंत लो तुरंत गिरा दो? नो दोस्तों, ये लम सम मैं कहूंगा 1 से 1.5 महीने का ही टाइम आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि इसमें पूरी प्लानिंग की जाती है लुक लाइक दिस, स्ट्रक्चर पर कहाँ पे लोड आ रहा है, कोलैप्स करने से पहले किस कंडीशन में गिरना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये इधर गिर जाए या आगे पीछे गिर जाए तो अदर बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी लोगों ने घर खरीद रखे हैं बिल्डिंगों में 25-30 बीएचके के हिसाब से। तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि और लोगों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो एडिफिस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर में खेल रही है इंडिया में। दूसरी चीज यह है दोस्तों, इसे बिल्डिंग को गिराना क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन बनता है। अब आता है एक्सक्लूसिव पे आते हैं कि जो नॉर्मली इसमें एक तरीके के बम जैसे पदार्थ यूज किए जा रहे हैं, जो कि ब्लास्ट की जा रहे हैं। वो ब्लास्टिंग क्यों की जा रही है? कंक्रीट तो हमसे हल्के हल्के तोड़ के भी बिल्डिंग को कोलैप्स किया जा सकता था। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि फर्स्ट तो ब्लास्टिंग हो गई, लेकिन कंक्रीट के अलावा जो उसमें यूज होता है मटेरियल वो हो गया हमारा रेनफोर्समेंट, दैट मीन्स सरिया। सरिया इसमें दोस्तों जो हम घर में यूज करते हैं वो उस टाइप का यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के स्ट्रक्चर यूज होते हैं। जैसे कि मेन एक रीढ़ की हड्डी बताई जाए इंसान की, तो स्ट्रक्चर की होती है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम, दूसरा भीप, और तीसरा बहुत कम लोगों ने सुना होगा शेयर वॉल, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। और ये शेयर वॉल होती कैसे और क्या काम होता है इसका, वो भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कॉलम आप समझ गए होंगे, नीचे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हुए ऊपर तक चलता है। लेकिन इस कॉलम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक, इसे मोड़ा माड़ा भी जा सकता है, इसे एज पर डिजाइन के हिसाब से कन्वर्ट भी किया जाता है। मेन लोड जो होता है हमारा भीम पे होता है। भीम इसे पूरे फ्लोर का जो डेड लोड है, ये लाइव लोड है, मतलब जो चलता फिरता लोड है। जैसे कोई अचानक से 10 लोग पार्टी करने आ गए तो वो मैक्सिमम जो लोड है, मतलब एक तरीके से शेयरिंग होने से कि हॉगिंग या सैगिंग मूवमेंट ना हो लेंटर के अंदर,
बीम के अंदर, तो उसे जो बैलेंस करता है वो बीम करता है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक पॉइंट लोड के हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है, वो हमारे कॉलम बियर करते हैं। और एक तरीके से जो स्लैब है वो हमारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कि कभी भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो नीचे से लोड कैलकुलेट नहीं किया जाता, बिल्डिंग का पूरा नक्शा बना लिया जाता है, पूरी प्रिपरेशन कर ली जाती है, जो बिल्डिंग का लोड है वो ऊपर से मतलब कैलकुलेट करते करते नीचे तक, तो इसलिए बिल्डिंग को उल्टा डिजाइन किया जाता है। कभी आप ये सोचे कि बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की तरफ डिजाइन कर देते, नहीं दोस्तों, बिल्डिंग को हमेशा जो डिजाइन किया जाता है, मतलब नक्शे बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ऊपर से लोड कैलकुलेट करते करते नीचे जाते हैं कि क्या कॉलम का साइज देना है। ऐसा नहीं है कि मैं यार 9x9 का रख लेता हूँ, अरे यार ऊपर तो हमें 4 मंजिल बनाना है, अरे कोई नहीं संभाल लेगा, तो वो कैलकुलेशन नहीं होती। इसमें बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है, जैसे कि मेन सॉफ्टवेयर जो है जो लोड कैलकुलेशन में काम आता है वो स्टेट प्रो आता है। ज्यादातर नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल मतलब सिविल इंजीनियर और नॉन सिविल इंजीनियर भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लेकिन एक फंक्शनैलिटी इजीली जान लेते हैं। अब आता है कि स्ट्रक्चर हिलता फिलता भी है, जैसे कि ब्लास्टिंग के टाइम माना जाए कि बहुत तेज हवा चलने लगे या आप ऐसा लगे कि हाँ कि बिल्डिंग हिल रही है, लुक लाइक दिस, तो उस टाइम ब्लास्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्लास्टिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। पहली बात, उन हिस्सों को कमजोर किया जाता है ब्लास्टिंग के टाइम कि बिल्डिंग को, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक तरीके का कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग को ऐसा नहीं है कि बीच में होल करके पूरा खाली करके बम बीच में लगा दें और लाइन से भट 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 करते हुए फोड़ दें। प्रॉब्लम क्या आएगी कि स्ट्रक्चर कोलैप्स होकर बीच में अटक जाएगा, पूरा नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका खुद का अपना कंक्रीट लोड दोस्तों बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में भी महीने भर लग जाएंगे, क्योंकि 100 मीटर की बिल्डिंग है जो कि 140 मतलब 40 फ्लोर इसके अंदर है, और उसका कंक्रीट वेट मतलब एक बाय एक जो क्यूब बना ले हम, तो उसका वेट 25,000 किलो होता है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी क्यूबिक कंक्रीट यूज हुआ होगा, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, अब आते हैं रेनफोर्समेंट पे, क्योंकि हमारे कॉलम हो गए, बीम हो गए, शेयर वॉल हो गई। अब आता है कि हर जगह अलग अलग रेनफोर्समेंट, स्लैब में 8 से 10 का सरिया यूज होता है, कॉलम में मतलब 16 से लेके 40 तक का, बीम में भी 40 तक का, शेयर वॉल में भी बहुत ज्यादा हैवी लगाया जाता है। शेयर वॉल इसलिए डिजाइन की जाती है, शेयर वॉल बताना भूल गया था, ये शेयर वॉल हमेशा बिल्डिंग को इस तरीके से मूवमेंट करे ना कर पाए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हवा का लोड आए तो इस तरीके से हिले ना। और तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है, शेयर वॉल हमेशा बीच में भी लगाई जा सकती है बिल्डिंग के, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है वो साइड में होती है। कभी कभी आप ऑलरेडी किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो शेयर वॉल के साइड रह रहे हैं, मतलब उनके आसपास शेयर वॉल है, तो वो सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहां से कभी क्रैक नहीं होता स्ट्रक्चर। वो शेयर वॉल इतनी ज्यादा यूजफुल होती है, कितनी भी हवा चले वहां पे आपको सबसे कम, क्योंकि उसे डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि बिल्डिंग कितनी भी हिले, लेकिन डिजाइनर ने ये गलती कर दी है, डेट मीन्स ये है कि जो हवा का फ्लो है उस साइड शेयर वॉल नहीं रखी है, डेट मीन्स इस तरीके से हवा इस साइड से आ रही है, शेयर वॉल इस साइड से नहीं रखी है उसने, इस साइड, तो हिलने का खतरा बना रहता है। कि एक मतलब पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है शेयर वॉल की, कि किस साइड रखी जा रही है, अब हवा कहीं से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ज्यादातर मैक्सिमम यही देखा जाता है कि हवा किस साइड बिल्डिंग में फ्लो कर रही है, उसी हिसाब से इसे डिजाइन करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर को गिराने पे, तो स्ट्रक्चर को कैसे गिराया जाएगा। ब्लास्टिंग के टाइम हमेशा बहुत तरीके के मतलब एक तरीके के ब्लास्टिंग यूज की जाती है, जरूरी नहीं कि कोई बम लिया और पिलर पे रख दिया, बीम पे रख दिया और गिरा दिया। नो दोस्तों, पहली बात, जो बीम है सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा देखा जाता है, पूरी बिल्डिंग का सर्वे किया जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, कहाँ पे कौन से एक्सक्लूसिव मतलब एक तरीके के एक्सप्लोजिव रखे जाएं जिससे डायरेक्टली कट जाए। अब परेशानी क्या है, तब जो सरिया है वो 8 से 40 का, दोस्तों दोनों का फिगर आउट देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, कि सरिया ब्लास्टिंग से नहीं, आप कितना भी काट लें वो फट नहीं सकता, ऊपर से इतनी बड़ी बिल्डिंग एकदम गिराने कुछ सेकंड के अंदर, जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि ये बिल्डिंग टोटल मिला के 20 सेकंड के अंदर पूरी कोलैप्स हो जाएगी, मतलब गिर के ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएगी। अब आता है कि किस किस तरीके के एक्सप्लोसिव या किस तरीके की ब्लास्टिंग की जाती है। सबसे पहली बात, जो कंक्रीट को झाड़ने का काम होता है, डेट मींस ये है कि कंक्रीट अपने आप में डेंस मतलब एक तरीके की प्रॉपर्टी में सबसे हाईएस्ट है, मतलब कंक्रीट को पिचका के नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तब शेयरिंग उसके अंदर क्रिएट कर दी जाए
तो वो इजीली टूट जाता है। लेकिन शेयरिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा रेनफोर्समेंट, कि रेनफोर्समेंट किसी भी कंडीशन में गिर नहीं सकता, मतलब ऐसे आप सरिये को यूं नहीं तोड़ सकते। लेकिन सरिये की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कंप्रेस, जैसे कंप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा। लेकिन कंक्रीट की सबसे बड़ी मजबूती होती है कंप्रेस, लेकिन तब आप उसे पकड़ के खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होती है। बिल्कुल जीरो नहीं होती है, बहुत होती है, लेकिन दोस्तों इतनी नहीं होती जितने की रेनफोर्समेंट की होती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डबली रेनफोर्स का। डबली रेनफोर्स वो चीज है जैसे कि दोस्तों कि कोई कॉलम आपने देखा होगा कि लोग ऊपर और नीचे चार, मतलब दो सरिये नीचे दो सरिये ऊपर, लेकिन ये नॉन डिजाइनिंग परफॉर्मेंस एलिमेंट होते हैं। जैसे कि जिसे किसी ने स्पेशली डिजाइन नहीं किया, घर बनाया आपने, कोई कॉलम बनाया उसमें चार सरिये दे दिए अपनी मर्जी से, नहीं यार थोड़ा लोड ज्यादा रहेगा, तो वो एक तरीके के नॉन परफॉर्म एसिड हो जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। जैसे कि भीम हो गया, कॉलम हो गया, वो तब तक आपके आइडियल कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं तो अच्छा, और जिस दिन आइडियल कंडीशन पे वर्क करना खत्म किया तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन तब ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती है तो उन पे स्पेशल तरीके से ध्यान रखा जाता है कि जो मतलब एक तरीके के स्ट्रक्चर है, जैसे कि कॉलम है, भीम है, उसमें किस तरीके के आपने बहुत सारे कॉलम ऐसे देखे होंगे जो कि 9 बाय 9 के नहीं होंगे, उनका लेंथ साइज सब कुछ इंक्रीज करते जाता है, उसमें मल्टीपल रेनफोर्समेंट डाले जाते हैं। कॉर्नर पे बहुत ज्यादा मोटे डाले जाते हैं, 20 सेंटर में पतले रेनफोर्समेंट हो जाते हैं, लुक लाइक जैसे कि मैं बात करूं 20 का, 25 का, इस तरीके के रेनफोर्समेंट डाले जाते हैं। और कॉर्नर पे हैवी डाले जाते हैं, बीच में 16 mm का, इस तरीके के पतली भी कर दिए जाते हैं। कुछ कुछ होता है कि पूरा एक तरीके से चूड़ी घुमा देते हैं, जैसे कि शेयर वॉल की बात कर रहा हूँ। शेयर वॉल में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी कंक्रीट की वॉल होती है, उसमें ईंटों का यूज नहीं होता किसी भी तरीके से। दूसरी चीज यह है दोस्तों, जो शेयर वॉल है वो हमेशा इस तरीके से क्रिएट की जाती है कि जो कि कम से कम ज्वाइंट हो। अब दूसरी चीज क्या है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो बिल्डिंग के ज्वाइंट है, मतलब रेनफोर्समेंट ज्वाइंट है, वो एकदम पैरेलल कंडीशन में होंगे तो वहीं पे ब्लास्टिंग कर देते हैं, क्योंकि वहां पे तो एक तरीके से टेंसाइल स्ट्रेस खत्म हो गई। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लास्टिंग से हमने खत्म कर दी, मतलब कंक्रीट के बीच में गैप बन गया, बिल्डिंग इजिली गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में एक रूल है, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें कहा गया है कि आपको कभी भी जो रेनफोर्स है, पहली बात उस पर साइज डिपेंड करता है, कि फिर उस पर ज्वाइंटिंग डिपेंड करती है। तब साइज 40 mm तक पहुंच जाए किसी भी सरिये का, रेनफोर्समेंट का, तब दोस्तों वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि उसे ओवरलैप करके नहीं बांध सकते। या तो वेल्डिंग होना चाहिए प्रॉपर सरिये पे, या तो क्लिप आते हैं, मतलब बांधने वाली चूड़ियां जैसी लगा देते हैं, जैसे कि नट बोल्ट कस दे उस टाइप में होना चाहिए। तो मतलब, और ऊपर से सारे ज्वाइंट एक लेवल में नहीं होना चाहिए। ऊपर से अल्टरनेटिव में भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि वो कम से कम 5 मीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अब सिचुएशन दूसरी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये बिल्डिंग 100 मीटर लंबी है और जो रेनफोर्समेंट की लेंथ आती है वो मात्र 12 मीटर आती है। तो दोस्तों अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो गई कि रेनफोर्समेंट तो पूरा नहीं लगा होगा एक बार में, इतना बड़ा सरिया नहीं आया होगा, लेकिन जब बीच में ज्वाइंट किए गए हैं तो वो अल्टरनेटिव किए गए, ऊपर नीचे ज्वाइंट किए गए हैं। तो मतलब आप कहीं भी एक्सप्लोजिव लगाइए तो वो ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगी। दूसरे आते हैं एक्सप्लोजिव कटर, मतलब एक प्लेट टाइप की होती है, जो कि मैं बात करूं जैसे कि चाकू की धार मान लीजिए, वहां पे शेयर वॉल के तरफ वो बहुत पीछे के साइड हाई पावर एक्सक्लूसिव लगाए जाते हैं। वो ऐसे ब्लेड का काम करते हैं, कितना भी मोटा सरिया हो या रेनफोर्समेंट हो, वो तब ब्लास्ट हो तो पूरा ही एक ही बारी में जो शेयर वॉल का पूरा हिस्सा कट जाए। दूसरी चीज ये है कि हिस्सा किस तरीके से कटे, ऐसा नहीं है कि कैसे भी लगा दो सामने से कट गया तो क्या फर्क पड़ा, वो तो आके दम हो गया। अब आना है स्लाइडिंग मोड पे, मतलब एक एंगल से काटा जाए तब बिल्डिंग कोलैप्स करे तो वो किसी भी कंडीशन पे रुकना नहीं चाहिए। ऊपर से पूरी शेयर वॉल पे नहीं लगाएंगे, उसे जितना काटा जा सके उतना काटेंगे। मैनुअली ड्रिलिंग बहुत होती है, कॉलम में सबसे ज्यादा ड्रिलिंग की जाती है। ऊपर से ऐसा नहीं है कि नीचे ही एक्सप्लोजिव लगाए जाएंगे, जहां जहां आपको इस बिल्डिंग पे कपड़ा दिखाई दे रहा है वहां वहां एक्सक्लूसिव लगाए गए हैं, क्योंकि ये कपड़ा दोस्तों पूरा कवर किया गया है। और जो ब्लेड का नाम ले रहा हूं वो ब्लेड निकल के कहीं दूर ना चले जाए, किसी का ग्लास ना तोड़ दे, किसी को ऊपर ना लग जाए। इसलिए दोस्तों ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, क्योंकि इस पे एक्सप्लोजिव यूज किए जा रहे हैं। वो इतने खतरनाक हो सकते हैं, बम इतना खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन जो इसके ऊपर वो सरिये के टुकड़े हैं, जो ब्लेड हैं, जो स्पेशली काटने के लिए यूज किए जा रहे हैं, बीम हो, कॉलम हो या
शेयर वॉल हो, लेंटर को काटने के लिए यूज नहीं किए जाते। ऊपर से बिल्डिंग को गिराना किस साइड से, बीच में से नहीं ढाना है क्योंकि एकदम सीधी खड़ी गिर जाए। पहले एक छोटा सा पोर्शन, जैसे कि ये आप फोटो देख रहे हैं, इसे एक पोर्शन को गिराया गया है, पहले एक पोर्शन को। अब इसमें किस साइड वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिराना, वो है इन दोनों बिल्डिंगों के बीच वाले। मतलब आप ये सोचिए कि दोनों टावर हैं, दोनों टावर के बीच में जो 6 मीटर का गैप है, उस वाले पोर्शन को पहले नीचे गिराया जाए, फिर साइड में ब्लास्टिंग की जाए, तब वो गिरना शुरू होगा। मतलब लाइन से ब्लास्टिंग चालू हो जाए तो गिरना शुरू होगा, तो वो एक तरफ मतलब आपस में ढहना शुरू करेंगे, और उसी कंडीशन में उस टाइम करेक्टली बाकी एक्सप्लोजिव जो है वो अपना वर्क करेंगे। क्योंकि वायर सब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, कोई वायर टूट जाए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, तब उन्होंने फर्स्ट एक्सक्लूसिव किया और उस टाइम कोई वायर टूट जाओ, पूरी बिल्डिंग उस दोबारा करंट ना पहुंच पाए, तो ये सोचिए कि वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, ना उस पे जाके दोबारा वायर जोड़ी जा सकती, ना उस बिल्डिंग को दोबारा जाके उस पे एक्सक्लूसिव सही से किए जा सकते। इसलिए बार 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 टेस्ट किए जाते हैं, कोई ऐसा ना रह जाए कि मिस हो जाए, और एक भी मिस होता है तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन वो हो जाती है, ना हड्डी निगलने की ना उगलने की। तो दोस्तों सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होता है ये, क्योंकि कटिंग एज मशीन के द्वारा, जो कि नॉर्मली क्रेन होती है, उससे तो टाइम टू टाइम आप काट सकते हैं, क्योंकि नीचे का जो फ्लोरिंग है वो इतनी डैमेज नहीं होती, ऊपर से डैमेज होती भी जाती है। और नॉर्मली क्रेन आपने ज्यादा बड़ी बिल्डिंगों पे देखी होगी, तो वो टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस वो बोला। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि इस पे पहले पूरी प्लानिंग की जाती है स्टेट प्रो पे, फिर इस पे पूरा नक्शा बनाया जाता है, फिर देखा जाता है पूरी, मतलब एक तरीके की ऑलरेडी शायद उन्होंने वही ड्राइंग ले ली हो या वही स्टेट प्रो का डिजाइन ले लिया हो, जब बिल्डिंग चूंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। दूसरी चीज ये है कि उस पे कहाँ कहाँ कितने पावर के एक्सक्लूसिव लगाए जाएं, और कौन कौन सी शेयर वॉल तोड़ी जाएं, कौन कौन से कॉलम तोड़े जाएं, कौन कौन से भीम तोड़े जाएं, जो कि पहले बिल्डिंग को एक साइड कोलैप्स करें, फिर साइड में पूरी एक ही बारी में नीचे ढह जाए। लेकिन दोस्तों चांसेस बहुत ज्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि 1% भी कोई एक्सक्लूसिव या कोई शेयर वॉल कटने से रह गई, तो मतलब 1% वो 100% के बराबर होता है कि बिल्डिंग बीच में रुक सकती है पूरी कोलैप्स होते हुए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होता है दोस्तों, इसलिए पूरी डिटेल में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा पाऊँ। जैसे कि ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, कटिंग एज प्रोसेस हो गया, ब्लेड हो गए, और ड्रिल करके उसमें बीच में एक तरीके से ड्रिल करके एक्सप्लोसिव डाले जाएं, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, क्योंकि कुछ ऐसी भी होती हैं कॉलम, तो उनमें एक्सप्लोसिव डाल दिया जाए तो उसमें बीच में लेयर, मतलब एक तरीके के ब्लेड होते हैं, तो वो फटते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सरिये को काट देते हैं। तो इस तरीके की एज टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको समझा पाया, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, मैंने टावरों पे ही वर्क किया है, लेकिन ऐसे टावरों पे नहीं, जो वाटर टैंक टावर होते हैं वो मैंने 9 टावर बनाए हैं। लेकिन दोस्तों कभी मैंने किसी को गिराया नहीं, क्योंकि मैंने खुद उस पर जी जान से मेहनत करी है। लेकिन किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से तब आप बनाना जानते हैं, तो आप उसे गिराना भी जानते हैं कि किस तरीके से गिर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस टेक्नोलॉजी को आप तक शेयर किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।